Bismillahirrahmanirrahim. As already discussed in the previous lecture, how predetermined overhead rate is calculated and how it is applied to a specific job. Giving the overview of the previous lecture, predetermined overhead rate किस तरीके से calculate किया जाता है और predetermined overhead rate होता क्या है? Basically, predetermined overhead rate is computed by dividing the total estimated manufacturing overhead cost for the period by the estimated total amount of the allocation base. और जब वो रेट कैलकुलेट कर लिया जाता है तो फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं? सिंपली उस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस incurred by the job. Incurred by the job means that the actual amount of allocation that is used during that job. तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है वो अप्लाई हो जाता है फॉर द ऑन द स्पेसिफिक जॉब. इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? डेट यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट दैट इज असाइन टू अ स्पेसिफिक जॉब. तो जितनी भी डिफरेंट जॉब्स होंगी जो कि हमने ऑलरेडी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डिस्कस किया, जितनी भी डिफरेंट जॉब्स होंगी उनके लिए सेम रेट अप्लाई हो रहा होगा और यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कितना ओवरहेड कॉस्ट जो है वो इस स्पेसिफिक जॉब के लिए यूज हुआ है. Now moving forward, discuss an example so that we can clearly understand what is the determined rate and how it is applied. The company estimated that 40,000 direct labor hours would be required to support the production plan for the year. It means कि ये जो 40,000 direct labor hours हैं ये हमारा allocation base होगा which we will use to calculate the rate. और जब हम एक दफ़ा rate कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम इजीली डिफरेंट जॉब्स को असाइन करना शुरू कर देंगे. इट ऑल्सो एस्टिमेटेड $220,000 of total fixed manufacturing overhead cost for the coming year and $2.50 of variable manufacturing overhead cost per direct labor hour. It means कि आपका जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो दो कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है. वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट विच इज $220,000 and the other is the variable cost which we will calculate using the rate of $2.50 per unit. तो हम उस टोटल कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला एज ऑलरेडी डिस्कस्ड y इक्वल टू a प्लस bx. अब होगा क्या कि a इज द फिक्स्ड कॉस्ट वेयर एज bx इज द वेरिएबल कॉस्ट और इस वेरिएबल कॉस्ट में b इज द वेरिएबल रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर वेयर एज x इज द एक्चुअल और द एक्टिविटी लेवल विच इज एनकर्ड ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक जॉब. तो अब हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली पुट द फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू इन द फॉर्मूला विच इज $220,000 एज ऑलरेडी गिवन हेयर and multiply the variable rate with the total number of activity level or in this case it is the direct labor hours. तो 2.50 जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स से जिसने कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दैट एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है. अब 2.50 को 40,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई? $100,000 की. अब सिंपली इस $100,000 को ऐड कर दिया $220,000 के साथ तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी? $320,000. Using these specific information, we have calculated the total cost as $320,000. Now moving forward, given these assumptions, estimate its total manufacturing overhead cost for the year to calculate predetermined overhead rate. तो हमने कैलकुलेट क्या करना है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को और उसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकेंगे? ओवरहेड रेट जो कि हम फिर इंडिविजुअल जॉब्स को इजीली असाइन कर सकेंगे.
Also apply overhead cost to calculate overhead applied to job 2B47. अब इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने अपने टोटल जो एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है हमने उसको कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हमने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस। अब हमने एस्टिमेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज $320,000। अब इस $320,000 को we will divide by the total amount of allocation base, और इस सिनेरियो में हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस इज 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो 320,000 को जब 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स से डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव अ $8 पर डायरेक्ट लेबर आवर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। अब हमारे पास रेट जो है वो कैलकुलेट हो गया है और इस एक्टिविटी के लिए या इस इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास गिवन थी उसके थ्रू $8 पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो आपका ओवरहेड रेट कैलकुलेट हो। अब कोई सी भी जॉब हो, कितने भी उसने लेबर आवर्स को यूज किया हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या रिक्वायरमेंट है, डेट अप्लाई ओवरहेड कॉस्ट टू कैलकुलेट ओवरहेड अप्लाइड टू जॉब 2B47। किस तरीके से हम ओवरहेड रेट जो है वो अप्लाई करेंगे टू द स्पेसिफिक जॉब विच इज 2B47। overhead applied to job 2B47 will be equal to the predetermined overhead rate multiplied by the actual direct labor hours charged to that specific job। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ऑलरेडी रेट कैलकुलेट किया था हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस एक्टिविटी या उस स्पेसिफिक जॉब के टोटल एक्टिविटी लेवल के साथ। अब अगर हमारे पास गिवन एक्टिविटी लेवल फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब 2B47 इज एज 27 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो उसने कहा ये कि जो आपने स्पेसिफिक जॉब है जॉब 2B47 उसमें 27 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हुए थे उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए या उस जॉब को कैरी करने के लिए। अब जब हमारे पास 27 डायरेक्ट लेबर आवर्स एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल असाइन हो गया उस स्पेसिफिक जॉब के साथ, तो हमने उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया विद द ओवरहेड रेट विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब सिंपली $8 को मल्टीप्लाई किया जब 27 से, तो हमारे पास $216 ऑफ ओवरहेड अप्लाइड टू जॉब 2B47 का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गया। इट मीन्स कि जॉब 2B47 को कैरी करने के लिए जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आई वो आई है $216 की। हम सिंपली जो अदर मटेरियल की कॉस्ट और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट होगी उसमें हम इस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और हमारे पास इंडिविजुअली या जो जॉब कॉस्टिंग का बेसिक पर्पज़ है कि इंडिविजुअल जॉब को असाइन हुई हो एक्सपेंसेस और कॉस्ट, तो हम इजीली इस रेट के थ्रू स्पेसिफिक जॉब और इंडिविजुअल जॉब को की कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं और फिर हम अपने स्टेटमेंट्स में उसकी वैल्यू को शो करवा सकते हैं। बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमारे पास इंडिविजुअल जॉब जो है उसकी कॉस्ट ये शो करती है। अब बेसिक पर्पस क्या होता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने का। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्री डिटरमाइंड रेट बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, why not base the overhead rate on the actual total manufacturing overhead cost and the actual total amount of the allocation base incurred on a monthly, quarterly or annual basis। मीन्स कि आपने ओवरहेड रेट को ईयरली बेसिस पे जो कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन इज कि आप उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर क्यों नहीं कैलकुलेट कर देते। तो बेसिक पर्पस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने का क्या होता है
कि हमारे पास जितने भी हम जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स इस टेन्योर में करेंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रेट जो है वो होना चाहिए, ताकि हम हर इंडिविजुअल जॉब को वो सेम रेट अप्लाई करते हैं। अगर हम मंथली और क्वार्टरली जो है उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, तो सबसे पहला फैक्टर जो इन्वॉल्व होगा वो होगा सीजनल फैक्टर्स, जो इसके ओवरहेड कॉस्ट में एलोकेट होना शुरू हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल कि आपके पास कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फैक्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है आपके प्रोडक्शन में, और वो हाईएस्ट होती है इन द विंटर एंड समर, वेयर एज स्प्रिंग और फॉल में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। रीजन बीइंग कि ना तो आपको समर की तरह कूलिंग रिक्वायर्ड होती है और ना विंटर की तरह हीटिंग रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द फॉल एंड स्प्रिंग सीजन्स। अब अगर ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट मंथली बेसिस पर किया जा रहा है या क्वार्टरली बेसिस पर किया जा रहा है, तो होगा क्या कि एक जैसी जॉब्स, जो स्पेसिफिक नेचर की जॉब्स हों या सेम कैटेगरी की जॉब्स होंगी, वो विंटर में डिफरेंट जॉब उन पर रेट असाइन हो रहा है या उनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिफरेंट कैलकुलेट हो रही है, जबकि वो समर में डिफरेंट कैलकुलेट हो रही हैं और फॉल और स्प्रिंग में डिफरेंट कैलकुलेट हो रही हैं। अब जब डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होंगी तो डेफिनेटली उनका इफेक्ट आपकी स्टेटमेंट्स पर भी डिफरेंट आ रहा होगा। अब आपने जो कैलकुलेट की विंटर में, तो आपके पास स्पेसिफिक नेचर जो जॉब की थी, से फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट आई है आपके पास $20,000 की। समर में आपने की तो कूलिंग का इफेक्ट या एसीज का इफेक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो आपके पास कॉस्ट आ गई $25,000 की। जबकि फॉल और स्प्रिंग में जब हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास कॉस्ट आ रही है से फॉर एग्जांपल $10,000 और $12,000 की। तो फिर एक ही जॉब, नेचर जो जॉब की है वो सेम है, जबकि उसकी कॉस्टिंग डिफरेंट आ रही है। तो अवॉइड करने के लिए इन फ्लक्चुएशंस को वी यूज डिटरमाइन ओवरहेड रेट फॉर ऑन द एनुअल बेसिस, सो दैट कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको हम हैंडल कर सकें अपने कॉस्ट के फॉर्मूला के थ्रू। वो किस तरीके से हो रहा होगा कि आपके पास जब क्वार्टरली और मंथली डिफरेंट जो यूज हो रहा होगा, बट आपके पास रेट जो है वो सेम अप्लाई हो जाएगा। उसके अप्लाई करने से क्या इफेक्ट होगा कि आपके पास सेम नेचर की जॉब थ्रू आउट द ईयर सेम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो इनकर कर रही होगी इंस्टेड ऑफ द डिफरेंट रेट्स। उसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा कि आपका जब कॉस्ट प्राइस जो है वो एलोकेट करते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, तो फिर इंस्टेड ऑफ डिफरेंट कॉस्ट आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन या प्राइस में चेंजेस नहीं लाने पड़ते हैं। सेम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट हो रही होती है, वो आपको सेम जो है वो कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करके देगी, और फिर आप उस टोटल कॉस्ट की बेसिस पर इजीली अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्राइस कर सकते हो। तो इन फ्लक्चुएशंस और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम जो ओवरहेड रेट है उसको एनुअल बेसिस पर यूज कर रहे होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई द एलोकेशन बेस इन द प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट शुड ड्राइव द ओवरहेड कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो एलोकेशन बेस में जो भी फैक्टर इन्वॉल्व किया है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में डायरेक्ट लेबर आवर्स को यूज किया था, अगर हम उसकी जगह मशीन आवर्स को यूज कर लेते या फिर लेबर कॉस्ट को यूज कर लेते, तो वो जो एलोकेशन बेस है वो क्यों जरूरी है कि वो ओवरहेड रेट की कॉस्ट को ड्राइव करे। हमने जब प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस किया था कि कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं वो आपकी कॉस्ट को या जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने किन बेसिस पे आपकी कॉस्ट जो है वो मेजर हो रही होगी। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स हम कहें तो आपका जो मेजरमेंट स्केल है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली फैक्टर होते हैं जो के मशीन आवर भी हो सकता है, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, जो कि कॉस्ट करते हैं आपके ओवरहेड कॉस्ट को। अब जब आपकी ओवरहेड कॉस्ट आपके ड्राइवर के थ्रू मेजर ही ना हो रही हो या आइडेंटिफाई ही ना हो रही हो, तो फिर आप किस तरीके से उस रेट को कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल जो हमने डिनोमिनेटर प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया था, जो कि डायरेक्ट लेबर आवर्स का था, वो 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स थे। अब आपने डिनोमिनेटर और द जो बेस यूज की ओवरहेड रेट में वो थी डायरेक्ट लेबर आवर्स।
जबकि इन एक्चुअल टर्म्स आपकी प्रोडक्शन जो है वो मशीन आवर्स के थ्रू एंटरटेन हो रही है। मीन्स कि आपका जो प्रोडक्शन है उसका मेजर पार्ट जो है वो मशीन आवर्स के थ्रू होता है। तो अब अगर आपने प्री डिटरमाइंड रेट को डायरेक्ट लेबर आवर्स के थ्रू मेजर किया हुआ है, जबकि इन एक्चुअल टर्म्स आपका ओवरहेड जो है वो मशीन आवर्स की वजह से कॉस्ट हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। आप जिस रेट की बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहे हो वो और है, और जिस पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो अप्लाई हो रही है या प्रोडक्शन ओवरऑल रन हो रही है वो डिफरेंट है। तो ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन आपका जो रेट है वो जेन्युइन और स्पेसिफाई जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकेगी। और जब आपका रेट ही प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं हुआ होगा तो फिर आपकी ओवरहेड कॉस्ट जो आप असाइन करेंगे जॉब्स को और अल्टीमेटली उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में लेकर जाएंगे, तो वो फिर जो स्पेसिफिकली डिपेक्ट नहीं करेगा कि आपकी कॉस्ट किस तरीके से हैंडल हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी एलोकेशन बेस यूज हो रही हो, इर्रेस्पेक्टिव के वो डायरेक्ट लेबर आवर्स है या वो डायरेक्ट मशीन आवर्स है, वो आपके ओवरहेड रेट को ड्राइव करना चाहिए। मीन्स के वो आपके कॉस्ट ड्राइवर्स होने चाहिए इन एक्चुअल टर्म्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द ओवरहेड रेट, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके फॉर द फर्दर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट जो है वो किसी भी जॉब की किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, डेट यू सिंपली ऐड द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। इन तीनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। अब जब टोटल कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी। अगर कोई जॉब स्पेसिफिक होगी है तो उसकी एक्टिविटी के दौरान जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, अगर आपने मंथली और क्वार्टरली कर रहे हैं तो जितना भी यूनिट प्रोड्यूस हुआ उस दौरान आप उस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर दें विद द टोटल कॉस्ट। रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। मीन्स कि आपके हर यूनिट को कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड थी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द एंडिंग इन्वेंट्री। हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं, उस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं, तो जो हमारे पास यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है हम उसको सिंपली उन नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, लेकिन उन 10,000 यूनिट्स में से 7,000 यूनिट्स हैं जो कि आप फैक्ट्री और आउटलेट में मूव हुए हैं फॉर द सेल पर्पस, और वो 7,000 जो है वो आपके सेल हो गए। जब हम इनकम स्टेटमेंट जनरेट कर रहे होंगे तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उन 7,000 की कॉस्ट को ऐड करेंगे, सॉरी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या यूज करेंगे। जब हम उन 7,000 की कॉस्ट को यूज करेंगे तो हम उन सिंपल 7,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। जो उसकी इंडिविजुअल यूनिट की कॉस्ट है हम उन 7,000 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और एंडिंग इन्वेंट्री के लिए जो रिमेनिंग 3,000 यूनिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने होंगे उस यूनिट कॉस्ट से, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस भी आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बैलेंस भी आ जाएगा। तो बेसिकली यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो इस पर्पस के लिए यूज होती है कि आपको क्लियरली आइडिया हो कि आपने कितना यूनिट जो है वो यूज कर लिया और कितना यूनिट जो है वो आपके पास इन्वेंट्री में रिमेनिंग है। अब जो यूनिट कॉस्ट है, जब भी आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते हैं यानी आपका एक्टिविटी लेवल में चेंज आता है, तो आपका यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट या एवरेज यूनिट जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो वो एज इट इज अप्लाई नहीं होता उस पर। रीजन बीइंग कि आपकी यूनिट कॉस्ट is the combination of your fixed cost per unit plus the variable cost per unit। और हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती जाती है, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी एड ऑन होती जाती है। से फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपीज़ पर यूनिट यूज़ कर रहे थे वेरिएबल कॉस्ट में, तो जो भी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट का तो $10 ही ऐड होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जो कि हमारी फिक्स्ड रहती है,
तो हम उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं, तो वो विद एडिशनल यूनिट ऐड होता है जैसे जैसे, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो फिर आप इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट होगी should not be used as the cost that would actually be incurred if another unit was produced। ठीक है, तो हम उसको एवरेज कॉस्ट को नहीं यूज कर रहे होंगे, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो चेंज होती जाएगी विद एडिशनल यूनिट। आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट सिर्फ आपके वेरिएबल कॉस्ट को जो है हैंडल कर रही होगी और फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी सेम रह रही होगी। Thus the incremental cost of an additional unit is something which is less than the average cost of the unit। रीजन बीइंग कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट का जो यूनिट है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, वो डिक्रीज हो रही है विद एवरी एडिशनल यूनिट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में फ्लो ऑफ कॉस्ट है वो किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा होता है या फिर फ्लो करता है टुवर्ड्स द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट आर बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट। अब आपकी जो कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रही थी? प्रोडक्ट कॉस्ट इज ए कम्बिनेशन ऑफ योर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, whereas period cost is the selling and administrative expense। आपका जो पीरियड कॉस्ट है वो डायरेक्टली मूव करता है टुवर्ड्स द इनकम स्टेटमेंट अंडर द हेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो रिमेनिंग क्या वैल्यू रह जाती है? आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट की, और प्रोडक्ट कॉस्ट की जो वैल्यू है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हेड के अंडर मूव करती है इन योर इनकम स्टेटमेंट। अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हेड के अंदर जो वैल्यू मूव करती है वो कैलकुलेट किस तरीके से होती है कि आपने जो रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल जो यूज हो रहे हैं इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो आपका रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में मूव हो जाएगा इन योर बैलेंस शीट। अब जब आपके बैलेंस शीट में जो चीज़ मूव होगी है, whenever you are going to use it during the production process, तो आप फिर बताएंगे कि आपके पास पहले कितना मटेरियल अवेलेबल था, आपने परचेजेस ड्यूरिंग द क्वार्टर और दैट टेन्योर कितनी की, और फिर एंड ऑफ द टेन्योर आपके पास कितना जो है रिमेनिंग बैलेंस अवेलेबल है। तो जो इनका डिफरेंस होगा जैसे मींस कि आपने जो बिगनिंग बैलेंस था उसमें ऐड ऑन कर दिया परचेजेस को, और उस रिजल्टेंट वैल्यू में से एंडिंग बैलेंस ऑफ दैट इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर दी। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोसेस के लिए फर्दर यूज करेंगे, और जो एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस होगा वो आपकी बैलेंस शीट में शो होता रहेगा। अब सेकेंड इज द डायरेक्ट लेबर अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में क्यों रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं? रीजन बीइंग कि जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपने इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इस वाले मटेरियल को यूज करना है। लेकिन जो डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे होंगे, तो इसलिए हम उसको वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में क्या होता है कि जो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं और फॉर द सेल पर्पस हम उनको मूव करेंगे, वो हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में आ जाएंगे, और जो रिमेनिंग होंगे उनको हम लेस करते जाएंगे ताकि वो नेक्स्ट जो भी जॉब हम कैरी करेंगे हम उनमें उसको यूज कर लेंगे। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है ड्यूरिंग द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में इस तरीके से फ्लो करती है। अब मूविंग टुवर्ड्स द असाइनमेंट और द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिक डिफरेंस इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो रेफर करती है टुवर्ड्स अ शेड्यूल और अ स्टेटमेंट दैट शोज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या चीज़ कैलकुलेट करेगी कि से फॉर एग्जांपल आपने क्वार्टर की कैलकुलेट की है, तो उस क्वार्टर में आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कितनी आई है, जबकि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा वो ये शो करती है, वो स्टेटमेंट या शेड्यूल ये चीज़ शो करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए हैं। उन यूनिट्स की जो कैलकुलेशन होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी और वो फर्दर आपके इनकम स्टेटमेंट में मूव
कर जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है कि आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो इसमें यूज हो रहे होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास बिगिनिंग बैलेंस हो उसमें ऐड ऑन कर दें परचेजेस को और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें एंडिंग बैलेंस को, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की जो कैलकुलेशन है वो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। आफ्टरवर्ड्स डायरेक्ट लेबर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जो भी आपने ओवरहेड अप्लाई रेट कैलकुलेट किया हुआ होगा आप उसको डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर से तो आपके पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल हमारा मशीन आवर का जो बेस है वो यूज हो रही है, तो हम जो डायरेक्ट लेबर को यूज करेंगे कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि जो भी हमने उनका आवरली और द डेली बेसिस पे जो भी हमने उनका रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, जिस तरह हमारे लेबर को चार्ज किया जाता है डेली बेसिस पे विच इज 500 समथिंग, तो हम उसको सिंपली उनके दिनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगी, जो भी आपका वर्क इन प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप ओवरहेड रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट्स के साथ, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें एक जो चीज यूज हो रही होगी वो होगी बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में किस लिए यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने जब प्रोडक्शन स्टार्ट की थी तो उसने 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया एंड बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर उन 10,000 यूनिट्स में से 8,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए जबकि 2,000 अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो भी वर्क इन प्रोसेस या जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी लूप में होता है या प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है हम उस डिफरेंस को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकें। अब जब आपने यूज किया 10,000 यूनिट से और रिमेनिंग आपके 2,000 यूनिट्स हैं जबकि ऑलरेडी जो है वो 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो अब आपका बिगिनिंग बैलेंस कितना है 3,000 का, उसमें 10,000 ड्यूरिंग द जो है टेन्योर या उस स्पेसिफिक क्वार्टर के आ जाएंगे और फिर उसमें से एंडिंग बैलेंस जो कि हमारा ऑलरेडी 2,000 प्रोडक्शन प्रोसेस में तो हम उसको लेस कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट हो रही होगी, जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल होगी हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे। अब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बिगिनिंग बैलेंस होगा प्लस हम उसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और उसमें से लेस कर देंगे जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमारे पास सेल होने से रह गई है, तो उसके डिफरेंस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा और यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आगे इनकम स्टेटमेंट में मूव होगी। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द इनकम स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक वैल्यू और नंबर होगा जिसको हमें कंसिडरेशन देनी पड़ेगी और वो वैल्यू या नंबर क्या होगा, आपका अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड ओवरहेड रेट। अब ये अंडर अप्लाइड और ओवरहेड अप्लाइड रेट जो है वो किस तरीके से आया या किस तरीके से उसका इफेक्ट यहाँ पर आ रहा होगा उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ओवरहेड कॉस्ट applied to work in process and the actual overhead cost of a period is called either under applied or over applied overhead cost। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने रेट कैलकुलेट किया था उसकी बेसिस पे जो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो और वो कॉस्ट जो इन एक्चुअल टर्म्स यूज हुई या इनकर हुई ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ओवर या अंडर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट होगा। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट, बेसिकली उसकी रीजन क्या होती है कि जब भी आप अंडर और ओवर का डिफरेंस इसलिए आता है कि समटाइम्स आपने जो रेट कैलकुलेट किया हुआ है
वो कहीं पे भी कोई एक्चुअल टर्म्स में आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चेंज है उसकी वजह से इनकर हो जाता है, और ये जो चेंज आता है उसको आपको स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कराना ज़रूरी है, ताकि ट्रू और क्लियर पिक्चर जो है वो आपकी कॉस्ट की रिफ्लेक्ट हो सके आपकी स्टेटमेंट्स में। जब एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आप ओवरहेड कैसे रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस विच इज इक्वल टू द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। अब इस रेट को सिंपली ड्यूरिंग द टेन्योर आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद द एक्चुअल टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड की आ जाएगी। अब ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड है, अगर आपके पास एक्चुअल टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा है और आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो है वो कम है, तो आपके पास अंडर अप्लाइड का केस आ रहा होगा। वेयर एज अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कम है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो है वो ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव की होगी एंड विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द ओवरहेड ओवर अप्लाइड ओवरहेड। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है या इसका क्या किस तरीके से इफेक्ट आता है। सॉरी, एलोकेशन बेस हमारे पास है मशीन आवर्स की एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ओवरहेड रेट। एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो $300,000 की है, जबकि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस कितना है 75,000 का। हमने डिटरमाइंड ओवरहेड रेट सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लिया कि हमने 300,000 को डिवाइड कर दिया 75,000 के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो $4 पर मशीन आवर आ गई। अब आपके पास रेट कितना आ गया $4 पर मशीन आवर्स। अब जब आपने एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो आपके $29,000 टू $90,000 की है, वेयर इज योर टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस जो है वो यूज कितनी हुई है 68,000 मशीन आवर्स की। अब इन दोनों में ओवर और अंडर अप्लाइड का केस किस तरीके से प्रोसेस करेगा कि आपने ये कहा कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ रही है $290,000 की, जबकि आपका रेट कितना कैलकुलेट हुआ था $4 का, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो विद द एक्टिविटी लेवल हियर इट इज द मशीन आवर्स, तो वो 68,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो ओवरहेड रेट है वो कितना कैलकुलेट होगा व्हेन यू मल्टीप्लाई $4 विद $68,000, तो वो रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करेगा $272,000 की। अब जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस यूज हुआ ड्यूरिंग दैट टेन्योर, उसकी जो कॉस्ट है वो होनी चाहिए थी $272 की, वेयर एज आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कितनी इनकर हुई है $290,000 की। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो $18,000 का है, विच इज द अंडर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अंडर अप्लाइड मीन्स कि आपका जो 2,72,000 का कॉस्ट है वो अंडर है इस 2,90,000 की कॉस्ट है, कि आपने ओवरहेड कॉस्ट को अंडर अप्लाई किया था, अंडर अप्लाई किया था जबकि आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इनकर हो रही थी, तो अंडर अप्लाइड होगी। अगर यहाँ पर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट होता 2,72,000 या 2 लाख इसके मुताबिक 2,60,000 हो जाती, और इन ओरिजिनल जो है वो आपकी आ रही थी से फॉर एग्जांपल 250,000 की, तो फिर आप यहाँ पे $250,000 प्लेस कर दे और यहाँ पे आ रहा होता $272,000, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो $22,000 की आ जाती, जो कि ओवर अप्लाइड होती। इसका मतलब ये हुआ डेट यू हैव calculated the rate which has over applied the manufacturing cost। अगर तो हमारे पास अंडर अप्लाइड ओवरहेड होगी तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर देंगे, और अगर हमारे पास ओवर अप्लाइड होगी तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू हो वो ट्रू पिक्चर हो जितनी भी कॉस्ट हमारी इनकर हुई। This is all which we have to discuss in the job order costing and over and under applied overhead rates.
Hope this lecture will make you understand this concept. If anything remain unanswered or you haven't understand that, तो प्लीज जो ऑनलाइन लेक्चर हो उसमें आप अपनी क्वेरीज को हाईलाइट करके रखिएगा. We will discuss the relevant queries in the online lecture. Thank you so much.